दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और वो हर किसी एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है जो कि बीपीएससी का फेवरेट है, वो देख लेते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। तो अभी आप सभी जानते हैं कि मैंने जो फर्स्ट सेशन इनके पहला पार्ट कराया था उसमें आपको बताया था कि धन विधेयक पेश किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में लेके जाया जाता है, और जब राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो फिर जो बिल है यानी कि विधेयक है उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जब पुनर्विचार करके उसमें हस्ताक्षर कर देते तो वो बिल यानी कि विधेयक जो है फिर वो अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ये सभी के सभी जो है संविधान की 11वीं सूची में शामिल है, परंतु जो ग्रामीण खेल है ये शामिल नहीं है। ठीक है, और इसे अगर हम विस्तार से देखेंगे तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कि कुल 29 विषय हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि जो 11वीं अनुसूची है यानी कि 11वीं अनुसूची में उसमें टोटल कितने विषय हैं। तो आप याद रखिएगा टोटल कितने हैं, 29 विषय हैं, जिसमें क्या क्या है, पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, ईंधन है, चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा है, पेयजल है, ग्रामीण आवासन है, लघु वन उपज है, मत्स्य उद्योग है, इन विषयों में शामिल किया गया है। लेकिन जो ग्रामीण खेल है इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अगला पार्ट मैंने एक पार्ट 1 करा चुका हूं, उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कह रहे किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो नागालैंड में है, मिजोरम में भी है, मेघालय में पूछा है नहीं है। तो नहीं है कहाँ पे, केरल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा अभी हाल ही में बीपीएससी ने 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ठीक है, 243 के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य के तथा मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर जिला परिषदें विद्यमान है वहां पर लागू नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि धन विधेयक पेश किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि और अभी अभी बताया कि सबसे पहले धन विधेयक है लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। कहाँ पर, लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे देखिए आंसर हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्या है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो देखिए जो लोक लेखा समिति है अपना रिपोर्ट कहाँ पे प्रस्तुत करती है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा लेखा सभा के स्पीकर यानी कि जो लोकसभा स्पीकर है वहां पर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ पेश करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अब देख लेते हैं लोक लेखा समिति, ये तो हो गया लोकसभा स्पीकर को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो और थोड़ा इसके बारे में महत्वपूर्ण देख लेते हैं। लोक लेखा समिति यानी कि इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जानते हैं, द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत 22 सदस्य होते हैं, और उसका जो उल्लेख यानी कि उद्देश्य होता है लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यानी कि जो व्यय है, जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य यही होता है, जो धन होता है, जो व्यय होता है, उस व्यय को यानी कि दुरुपयोग तरीके से खर्च ना करे, उसी चीज़ को रेगुलेशन करने के, उसको जांच पड़ताल करने के लिए, उजागर करने के लिए ये लोक लेखा समिति की गठन की जाती है। ध्यान देने बात ये बात है कि जो यहाँ पे लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य मिला के यानी कि 15 प्लस में 7 टोटल यानी कि 22 सदस्य होते हैं। कहाँ पर, लोक लेखा समिति में। जो व्यय की दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं, समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिरक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। जो 1967-68 से यह लोक लेखा समिति अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और बीपीएससी ने इसे पूछा है और आगे भी संभावना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ये इसका जो गठन है 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें कि अपील की जा सकती है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ये सुप्रीम इसे माना जाता है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत होते हैं जिसमें कि अपील की जा सकती है। मान लीजिए सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई हुई और आपको अच्छा लगता है कि आपके पक्ष में या फिर सही तरीके से वो डिसीजन नहीं दिया, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि माना जाता है, और वही उन्हीं का जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है वो अंतिम फैसला होता है। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला आपके खिलाफ सुनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला सुनाता है वो सर्वोपरि होता है और सभी को उनके बात को मानना पड़ता है।
अगला यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल छोड़ अन्य किसी को उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? नहीं, कोर्ट जो यहाँ कोर्ट मार्शल है उसे छोड़कर नहीं, उन्हें कोर्ट मार्शल को भी सर्वोच्च न्यायालय में दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात हमें गलत लगा, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सभी सही हैं, लेकिन जो सी है वो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, जबकि वहां पे प्रश्न में बोला तक नहीं की जा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखेगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछा है राज्य सरकार का कार्यवाही, ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि जो राज्य सरकार होता है, यानी कि आप ऐसे अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो राज्य का मुखिया कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है? तो देखिए राज्य का जो कार्यकारिणी या फिर जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने गए होते हैं, वही ही राज्य का सर्वोपरि यानी कि अध्यक्ष माना जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो चुने जाते हैं वो राज्यपाल चुना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करके राज्यों को में भेजते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को। तो यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाता है और राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कई बार इसको क्वेश्चंस में पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आर्टिकल है 154 क्लोज ए में बताया गया है कि जो राज्यपाल की जो शक्ति कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में होगी? राज्यपाल में होगा, यानी कि एलजी में होता है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं यानी कि वो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो यहाँ पे देखिए, जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। अगला प्रश्न देख ले और इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। अगर आपसे पूछे ये कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, यानी कि हाई कोर्ट का जो जज है, यानी कि न्यायाधीश है, वो कितने दिन तक यानी कि कब तक उसकी वो रिटायरमेंट होती है? तो वो यानी कि वो अपने पद पर 62 साल से, यानी कि उसकी उम्र 62 साल तक वो अपने पद पर रहता है। ठीक है, इस पे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर पत्र द्वारा अपना पत्र त्याग यानी कि त्याग दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब वो शपथ लेता है, शपथ के बाद वो 62 वर्ष तक आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है, परंतु अगर चाहता है कि हम रिटायरमेंट ले लें या फिर वो नहीं अगर रहना चाहता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो फिर वो अपने पत्र राष्ट्रपति को सौंप कर वो वहां से पद का क्या करते हैं? प्रत्याग कर सकता है। कि ये बात कहाँ लिखा है? 217(1) का में लिखा है, उसे सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, आर्टिकल 217(1) में लिखा गया है कि वो 2 यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करके उसे अपने पद से मुक्त भी कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 2/3 बहुमत से वो उससे क्या कर सकते हैं? पद मुक्त भी किया जा सकता है, यानी कि वो उनके पद से हटा भी सकते हैं। पेपर में ये पूछा जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरीके से हम हटा सकते हैं? एक तो देखिए, अगर उनकी आयु शपथ लेने के बाद अगर 62 वर्ष आयु हो चुकी है तो वो रिटायर हो जाएगा। अन्यथा अगर वो खुद अगर लेना चाहे तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिख के वो न्यायाधीश से पद से हट सकता है। तीसरा तरीका ये है कि आर्टिकल 217(1) में लिखा गया है कि अगर वो किसी तरह से कदाचार विचार करता है या फिर वो असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या करता है कि 2/3 बहुमत से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित करके उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश से। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। भारत में चलित न्यायालय का मतलब होता है मोबाइल कोर्ट। आप सुनी होंगी मोबाइल वैन का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चलता है। मोबाइल एटीएम भी आपने सुना होगा, यानी कि यहाँ से जैसे मोबाइल एटीएम का मतलब होता है कि एक वैन जिस पे एटीएम लगा होगा, थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले आपने यहाँ देखा और 1 घंटे के बाद आप पता चला वहाँ पे मोबाइल एटीएम नहीं है, दूसरी जगह चला गया, तो उसी को मोबाइल एटीएम भी बोला जाता है। और उसी तरीके से मोबाइल कोर्ट भी लॉन्च किया गया है। तो इसका मानस पुत्र यानी कि इसकी संकल्पना किसने किया था? तो वो क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए और विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहे थे कि 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहा में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे पेपर में ये पूछा जाएगा देश की पहली मोबाइल कोर्ट कहाँ पे चालू किया गया? तो वो चालू किया गया कहाँ पर? हरियाणा में। पूछे जिला तो मेवात।
ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि सुबारन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे केजी कृष्णन। कौन थे? केजी कृष्णन। इन्होंने क्या और उद्देश्य था सुदूर सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। मतलब कि इसका उद्देश्य यही था कि जो सुदूर गांव, सुदूर का मतलब ये होता है देश के अंतिम छोर में जो लोग हैं और वहां पर कानूनी तरीके से उन्हें लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो उनको कानूनी लाभ पहुंचाने की पॉइंट ऑफ व्यू से इसका गठन किया गया था। किसका? मोबाइल कोर्ट का। इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि इसका मानस पुत्र, यानी कि इन्होंने संकल्पना की थी। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे यहाँ पे देखिए और प्रश्न देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो यहाँ पे देखिए 3 आर्टिकल यानी 3 अनुच्छेद है जो कि महत्वपूर्ण है, उसे आप नोट करिएगा। एक है 352 और है एक 356 और एक है 360। ये तीनों आर्टिकल आपातकाल के लिए ही लागू किया जाता है। 352 होता है, वो होता है राष्ट्रीय आपात का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय आपात वो होता है, मान लीजिए कोई विद्रोह हो गया या फिर कहीं युद्ध हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, आंतरिक हो गया या फिर बाह्य हो गया, तो इस स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 352 हो जाएगा। ठीक है। 356 में इमरजेंसी कैसे लगती है? मान लीजिए 356 के अंदर क्या 356 के अंदर ये है कि मान लीजिए क्या होता है कि जो यहाँ पे किसी राज्य में जैसे कि सरकार है, यानी कि वहाँ पे सरकार है, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, वहाँ पे सरकार है, जैसे मुख्यमंत्री है। अगर किसी कारणवश वहाँ के विधानसभा भंग हो जाता है और वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, ठीक है, और फिर थोड़ा चुनाव कराने में वहाँ पे टाइम लगता है किसको? इलेक्शन कमीशन को। तो उस स्थिति में उस राज्य का जो देखभाल करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वहाँ पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। पेपर में ये पूछा जाएगा कि कौन सी आर्टिकल या फिर किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो वो 356 के तहत। यहाँ पे एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो वो हो जाएगा पंजाब। ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न होता है कि आर्टिकल 360 क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में यानी कि वित्तीय संकट हो जाता है। वित्तीय संकट का मतलब होता है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि वहां पे मान लीजिए कि मनी नहीं मिल रहा है, यानी कि पैसा आपके तक पहुंच नहीं रहा है और किसी के पास ज्यादा ही पैसा है, किसी के पास कम ही पैसा है, यानी कि वहां पे फाइनेंशियल कंडीशन जिस तरह से चल रहा है तो पूरी तरीके से क्या होगा? उथल पुथल हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं? वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। तो इस तीनों आर्टिकल को आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात 352 है, उसके बाद यहाँ पे 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में क्या है? तो 360 में क्या होता है कि वित्तीय आपात लगाते हैं। ये दोनों भारत में लगाया जा चुका है, लेकिन अभी वित्तीय आपात भारत में अभी 360 का अभी एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसी को थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 352 में यदि राष्ट्रपति, ठीक है, यदि राष्ट्रपति क्या होता है? देखता है कि अगर युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, भारत या उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो, तो उस स्थिति में वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 352 के आंतरिक शक्ति के स्थान पर 44वें संशोधन, देखिए 44 संशोधन कब पारित हुआ था? 1978 में। तो आप याद रखिएगा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1978 में। ठीक है। उसमें क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापन कर दिया गया। किसमें? आंतरिक अशांति को क्या बोल दिया? सशस्त्र विद्रोह में प्रतिस्थापन कर दिया गया। याद रखिएगा। अगला है कि अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। देखिए आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 355 में ये लिखा गया है संघ का यह कर्तव्य होता है, यानी कि सरकार का, राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल से ये ठीक है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है। ये आर्टिकल 355 में लिखा है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 356 में यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य या राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है। ठीक है। मतलब 356 में ये लिखा है कि किसी राज्य में अगर राज्यपाल उसे इस्तीफा दे देता है और प्रतिवेदन मिलने पर यह कहता है कि अन्यथा यह समाधान हो जाता है, तो वहां पे क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राज्य के राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 360 में क्या लिखा है कि भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय अस्थायी संकट हो, यानी भारत या किसी भी उसके भाग पर वित्तीय संकट मंडरा रहा हो, तो उस स्थिति में आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते जो भी महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य की व्यवस्था के लिए मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो आप सभी जानते हैं अगर वोटिंग राइट, ठीक है, वोटिंग राइट अगर आप मान लीजिए कितने साल 18 साल के हो गए हैं तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन पहले 1989 से पहले
लोगों को सिर्फ 21 वर्ष उम्र तक होने तक ही वोट, यानी कि जो व्यक्ति 21 साल के हैं वही वोट दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 61वां यानी कि 61वां संशोधन, संविधान संशोधन हुआ। कब? 61वां संविधान संशोधन हुआ और वहां पे क्या हुआ कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। वैसे तो सभी स्लाइड में आपके लिए प्रश्न छांट कर लाया हूं जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनका भी यहाँ से भला हो जाए। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, प्रश्न ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। कह रहे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया और 28 मार्च 1989 को प्रभावी हो गया। यानी कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1988 के तहत, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर गया? 18 वर्ष। और उसके बाद 28 मार्च 1989 को प्रभावी हो गया और नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न की गई 9वीं लोकसभा आम चुनाव में। ठीक है, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले 18 वर्ष की आयु के लोगों को कब पहली बार उन्होंने वोट डाला, तो कब डाला? 1989 में। और कौन सी लोकसभा चुनाव में? तो 9वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण है। कह रहे कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो अभी बताया कब? 73वें संविधान संशोधन में, 62वें, 71वें, अभी तभी बताया कि वो 61वें संविधान संशोधन। कब? 1989 में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो देखिए आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में अभी 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं तो बात, ठीक है, जो भारतीय भाषा है, राज्य की भाषा है, वो क्या है? टोटल अभी अभी हाल फिलहाल के अगर अभी वर्तमान में बोलें तो संविधान में टोटल कितनी भाषा है? 22 में। परंतु ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2008 में। तो 2008 में क्या है कि लास्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में हुआ था और उस समय टोटल संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषा हुआ करता था और इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 18। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां देख लेते हैं कुल मिलाकर। कह रहे कि देखिए 92 संविधान संशोधन यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और उस स्थिति में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, और इस संशोधन के बाद अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई है? 22 टोटल भाषाएं कितनी कॉन्स्टिट्यूशन में? इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। करें निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? ठीक है, त्वरित निर्णय, बड़े देश के लिए मतदान। तो यहाँ पे देखिए कह रहे निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए क्या कि सी, बड़े देशों के लिए एक आदर्श ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि केंद्र शासन, देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। सही बात है, एक केंद्र सरकार और एक होता है दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है पर कानून भी बनाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता। कौन? बलवंत राय मेहता। और इसको विस्तार से जान लेते हैं कि होता क्या है। कह रहे थे कि सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। यानी कि उस समय क्या होता था कि सबसे यहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम था ये नहीं था, एक सरकार ने कमेटी बताई, यानी कि सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें बेची जाती थी वो इम्प्लीमेंट राज्यों में नहीं हो पाता था। तो उस स्थिति में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। कब? नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। क्या? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। इनके अनुसार उन्होंने बोला कि 3 स्तरों पर पंचायती राज के संस्थाओं का गठन होना चाहिए। कौन कौन से? जिला स्तर पर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और ग्राम स्तर पे होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। पेपर में ये पूछा जाता है क्या कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो वो पंचायती राज समिति पर उन्होंने ही सिफारिश की थी क्या कि प्रजातांत्रिक को विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। और उन्होंने ही बोला कि जिला स्तर पे होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए और ग्राम स्तर पे भी होना चाहिए। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पे पूछा है कि निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है, फ्रांस भी है, चीन भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो फिर वही हो जाएगा, यहाँ पे जर्मनी। सेम क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न देखिए और देखिए क्या है। कह रहे किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? क्या सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो वो हो जाएगा फ्रांस को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रथम विधि, ठीक है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? तो 1986 में हुई थी, लेकिन पूछा है कहाँ पे? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है,
अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो वो देखिए आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे संविधान सभा का सबसे पहले यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर कब 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान की बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए। और इसमें अस्थाई जो अध्यक्ष चुना गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसके बाद फिर 11 इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ जिसमें कि अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। इसी को महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कह रहे भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, जैसे उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। ठीक है, संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने के पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की जो तारीख थी वो 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन, संसद, अस्थायी, संक्रमण कालीन और उपबंध लागू हो गए थे। कहने का मतलब अगर साफ और सरल शब्दों में जाने तो यहाँ पे क्या होता है 26 नवंबर 1949 में ही कुछ जो आर्टिकल्स है, जितने भी आर्टिकल्स है उनमें से बहुत कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ और जो अनुच्छेद थे इनके आर्टिकल थे वो लागू नहीं किया था। संविधान सभा ने शेष उपबंध और जो बाकी जो बच गए थे आर्टिकल जो लागू नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, यानी कि बाकी सभी के सभी आर्टिकल्स पूरी तरीके से संविधान को लागू कब कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और अतः इसी संविधान के पूर्ण रूप से लागू हुआ और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के ही 26 जनवरी 1950 ग्रहण करते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर यहीं पे अगर आप प्रश्न बनाइएगा तो यहाँ से 5 से 10 प्रश्न इसी स्लाइड में से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए विचारिए नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो अभी अभी हमने देखा वो मनाया जाता है कब 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को क्या किया था, अपनाया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो और भी महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिक क्यों संविधान की प्रस्तावना में आरंभ होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप जब भारत की प्रस्तावना यानी कि जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है, तो आप सभी जानते हैं सभी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले पेज में यानी कि दूसरे पेज में ही स्टार्टिंग में ही होता है हम भारत के लोग भारत को संपन्न संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र पर गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ से हम भारत के लोग से चालू होता है, तो हम भारत कहाँ, ये है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है, तो यहाँ पे देखिए संविधान लिखित है, संविधान लिखित तो है ही, लेकिन इनमें से देखते हैं और कौन सबसे अच्छा आंसर हो सकता है। मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों चुने, देखिए यहाँ पे देखिए जनता को सरकारों को चुनने तथा बनने का अधिकार ये प्राप्त है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक में क्या है कि सरकार जिसे चाहे उसे सरकार बना सकती है और गिरा भी सकती है, तो ये किस में है, जनता में है, जनता जिसको वोट देगी वही सरकार बन सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो आप सभी जानते हैं ये संघीय है, लेकिन क्या है कि संघीय तो है लेकिन और देखते हैं कौन सा आंसर बेस्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये तो है ही, ये तो होगा ही, एकात्मक है, संसदीय है, तो यहाँ देखिए प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो है संघीय तो है किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है, यानी कि अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो कि और इसी के बारे में है। कह रहे कि संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया, क्या, संघानात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, प्रायः केंद्रीय सरकार होती है, इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर एकात्मक संविधान होगा तो इस स्थिति में केंद्रीय सरकार जो चाहे उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा सभी राज्य को, तो वही कह रहे विपरीत। और इसके अलावा अगर हम विपरीत संघनात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है, यानी कि संघीय संविधान जो होता है उसमें केंद्र और राज्य में शक्ति बटा हुआ रहता है, लेकिन एकात्मक संविधान में जो शक्ति होता है सिर्फ एक ही, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में शक्ति निहित होती है और सभी राज्य जो हैं उस पर आश्रित और निहित रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वताओं ने, ठीक है, विधिवेताओं ने काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघनात्मक संविधान है।
तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और जो महत्वपूर्ण है, कह रहे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो आप सभी जानते हैं जो 10वीं अनुसूची है वो क्या है, 10वीं अनुसूची दल बदल है। ठीक है, 10वीं अनुच्छेद की ठीक है, 10वीं अनुसूचित क्या है, दल बदल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अनुसूचित, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, दल बदल, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वां अनुसूची। इसको और थोड़ा हम डिटेल से जानने की प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दल बदल विरोधी कानून से है, और ये 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, और 1985 में ही इससे 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जो किससे संबंधित है, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि जो सुधार है वो राज्य की सूची के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि भारत के नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किसके द्वारा, जन्म के द्वारा। जी हाँ, जन्म के द्वारा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में जमा धन के करके। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर भारत में किसी में आज़ादी के बाद अगर भारत में कहीं पे भी अगर आपका जन्म होता है और अगर भारत में है तो आपको भारतीय माना जाएगा। देशीकरण के कारण अगर आप किसी भी भूभाग पे आप जन्म लेते हैं तो आपको क्या है, वो भारत का नागरिक ही माना जाएगा। किसी भूभाग के सम्मिलित, मान लीजिए कि भारत किसी भी देश, जैसे चाइना का थोड़ा भाग अगर अपने में मिला दे या पाकिस्तान का अपने में भाग मिला ले और वहां पे कोई जन्म लेता है तो वो अपने आप स्वतः ही क्या माना जाएगा, भारतीय माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय बैंक में धन जमा करने, अब मान लीजिए कोई अमेरिका का आदमी आया, भारत में पैसा जमा करा दिया बैंक में और कहेगा हम तो भारतीय हैं, तो वहां पे नहीं होगा। तो यानी कि भारतीय में अगर बैंक में अगर पैसा जमा कराने से आपको क्या है, भारतीय की नागरिकता यानी कि भारतीय सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। कह रहे कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। तो देखिए, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये 11 दिसंबर 1919 में, कब, 11 दिसंबर 2019 में, 1919 ने 2019 में, कब, भारतीय नागरिकता संशोधन कानून। इसके बारे में और थोड़ी डिटेल जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहे कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया, और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा भी पारित किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में पारित किया जाता है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास उन्हें भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है, तो वो फिर कानून बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दिया गया और विधेयक अधिनियम, जो विधेयक था वो क्या बन गया, अधिनियम। ठीक है, यानी कि एक्ट बन गया, क्या बन गया, एक्ट बन गया, और 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और जो महत्वपूर्ण है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है, यानी कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, विधि का नियम का मतलब होता है कि भारत में सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र होगा। ये नहीं कोई गरीब है तो उसके लिए अलग न्यायतंत्र होगा, उनके लिए अलग वकील होगा, उनके लिए अलग कोर्ट होगा, उनके लिए अलग सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा नहीं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, सभी के लिए क्या होगा, एक ही तरह का कानून होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं सभी के लिए एक कानून, ये बात तो हमें समझ आती है कि सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन सभी के लिए एक राज्य, क्या सभी के लिए एक ही राज्य है, बाकी सारे राज्य खाली हो जाए, तो ऐसा तो बात समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे गलत हो जाएगा। सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य कैसे हो सकता है, सभी के लिए एक न्याय, तो ये कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। एक न्याय, एक के लिए सभी कानून, एक के लिए सभी कानून, सभी के लिए एक कानून होगा, एक के लिए सभी कानून नहीं होगा, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ये हो जाएगा। चलिए आगे इसको डिटेल से जानते हैं। कह रहे कि देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का इसका तात्पर्य होता है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र। देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। ठीक है, देश जो कानून है, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सभी के लिए कानून कैसा होगा, एक होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के कानून से ऊपर नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो कानून से ऊपर नहीं जा सकता है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में बोला है कि विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। वो किस में है, आर्टिकल 14 में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संविधान के द्वारा जो है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बना है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कराने की जो नियम है वो है सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। अगर मान लीजिए संविधान का पालन कोई नहीं करता है तो क्या होता है, कोर्ट केस होता है और उसके तहत क्या करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको पालन कराता है, और अगर नहीं पालन करता है तो सजा भी यही देता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख, और इसको इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में है, तथा उच्च न्यायालय के आर्टिकल, यानी कि देखिए यहाँ पे आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट में, और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में है। उपयुक्त न्यायालय अपने शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रेट जारी करता है। कौन कौन से, परमावदेश, बंदी प्रत्यक्षकरण, अधिकार का अपेक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इसको याद रखिएगा। कौन, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। चलिए अगला और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 तक है, भारतीय नागरिकों को क्या है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। पहले टोटल जो मौलिक अधिकार हुआ करता था कितने, 7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और एक को यानी कि जिसे संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब, तो वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब, 1978 को, और वहां पर संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया था, जो कि संविधान के आर्टिकल किस में था, आर्टिकल 31 में था, अभी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, जिसमें कि वर्तमान में कुल कितने, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले कितने थे, तो पहले थे 7, एक हटा दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को, और संपत्ति के अधिकार को हटा करके लीगल राइट में डाल दिया गया है, किसमें, 300 आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, पहले किस में था, तो आर्टिकल 31 में था। ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44, डेट पूछे तो 1978, कब, 1978 को। चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो देखिए संविधान प्रतिकार अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो देखिए अभी अभी संविधान इसका मूलभूत अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे, ठीक है, क्योंकि इसे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को, ठीक है, मूल अधिकार से हटा करके इसको लीगल राइट में डाल दिया गया है। कब, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब, 1978 को। वर्तमान में ये लीगल राइट है, और कहाँ पे है, तो आर्टिकल 300A में है। पहले किस आर्टिकल में था, तो पहले आर्टिकल 31 में था। और ये जो संविधान का अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार पहले किसमें, यानी कितना आर्टिकल से कितना तक है, तो 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए कह रहे कि संविधान संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 का में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी यानी कि लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई जगह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं पोस्टमार्टम किसे बोला जाता है, तो वो हो जाएगा अधिकार परीक्षा, इसे कहते हैं क्यू वारंटो। क्या बोलते हैं, क्यू वारंटो। इसके बारे में और विस्तार से थोड़ा जानते हैं, देखते हैं। देखिए कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल किसको बोला है, आर्टिकल 32 को बोला है। किसने, भीमराव अंबेडकर ने। और इसी आर्टिकल को यानी कि आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा या फिर संविधान का हृदय कहा जाता है। पेपर में भर भर के पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल को संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए लिखा है कि क्यू अधिकार विषय क्वा वारंटो को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम का रीट कहा जाता है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यकारी की कार्यवाही जिसमें मृत व्यक्तियों के मरने के दावे को वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी प्रश्न जितने भी कराए मैंने, ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।